ससुराल की अहमियत। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोटी पर घी लगाकर खाने की? तेरे लिए 2 सूखी रोटी जानबूझकर ही रखी है। मैंने रोटी के साथ दाल दे रही हूँ, यह काफी नहीं है क्या? तेरे लिए जो अब घी भी लगाकर खाएगी, तू रोटी पर बड़ी बहू। सुधा अपनी सास अर्चना जी से चिल्लाकर बोली। अर्चना जी बोली, बहू सूखी रोटी दांतों से चबाई नहीं जाती है, और आज बहुत दिनों बाद घी देखा तो रहा नहीं गया और खाने की इच्छा जाग गई। सुधा जल्दी से अंदर गई और एक खाली पड़ा हुआ ताला चाबी लेकर आ गई। रसोई को ताला लगाकर बोली, लीजिए माँ जी, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब ना आपको घी दिखाई देगा और ना उसे खाने का मन करेगा। अर्चना जी आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। उतने में बेटा रमेश ऑफिस से आ गया और अपने कमरे में अपना बैग रखने गया। पीछे पीछे सुधा भी कमरे में जा पहुंची। अब तुम्हारे देवर और देवरानी हमसे बहुत दूर रहने चले गए हैं सुधा। अब तो तुम खुश होना, अब तो हम सभी को शांति से रहने दोगी ना? रमेश गुस्से में अपनी पत्नी सुधा से बोला। सुधा बोली, बला टली, जहाँ जाना है जाए, दोनों बस इस घर में नहीं दिखने चाहिए। दोनों और अकेले ही चले गए। दोनों तुम्हारा छोटा भाई राजू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं मेरी माँ को मेरे साथ लेकर जाऊंगा, फिर लेकर क्यों नहीं गया? बुढ़िया को यहाँ मेरी छाती पर मूंग दलने क्यों छोड़ गया? इस बुढ़िया को। रमेश बोला, सुधा तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है, जब भी बोलती हो बुरा ही बोलती हो। तुम दोनों बहनें जब से इस घर में ब्याह कर आई हो, दोनों ने मिलकर हम सबका जीना हराम कर दिया, और आज जब वे लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, तब भी तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ। सुधा चिल्ला कर बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं ही गलत लगती हूँ ना? हमेशा तुम्हारे माँ बाप भाई सब लोग सही हैं, बस मैं ही तो गलत हूँ इस घर में। बेटे बहू के जोर जोर से लड़ने की आवाज़ अर्चना जी के कानों तक साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, मगर वे बेचारी कर ही क्या सकती थी। वे तो जैसे तैसे दिन गुजार रही थी, उनकी तो रातों की नींद तक उड़ गई थी। अर्चना जी सोचते हुए अतीत के गलियारे जा पहुंची। कितनी खुशी से दोनों बहुएं ब्याह कर लाई थीं, वह अपने दोनों बेटे रमेश और राजू के लिए। पहली बार जब रमेश के लिए सुधा को पसंद करने गई थी, तभी छोटे बेटे राजू के लिए उन्होंने मंगला को पसंद कर लिया था, और मंगला के घर वाले भी जैसे उसी क्षण की प्रतीक्षा में खड़े थे। अर्चना जी ने जैसे ही बड़े बेटे से सुधा का रिश्ता तय किया, छोटे बेटे राजू की शादी की बात भी छेड़ दी। सुधा के घर वाले भी तुरंत बोले, हमें भी आपका छोटा बेटा अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत पसंद आया है, इसलिए बिना देर किए यह रिश्ता भी तय कर देते हैं। अर्चना जी ने सोचा था, दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कराएंगी तो मिलकर रहेंगी और घर को स्वर्ग बना देंगी, मगर वे कहाँ जानती थीं कि दोनों सगी बहनें मिलकर ससुराल वालों का जीना हराम कर देंगी। सुधा और मंगला दोनों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन और एक साथ ही दोनों भाई रमेश और राजू के साथ हुई। शुरुआत का 1 महीना तो अच्छे से कटा, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोनों में देवरानी जेठानी वाला रिश्ता ज्यादा और बहनों वाला रिश्ता कम दिखाई देने लगा था। अर्चना जी के पति नंद किशोर जी रिटायर्ड क्या हुए, दोनों बहनों में उनके रिटायर्ड हुए पैसों को लेकर बहस होने लगी कि वे पैसे किसको मिलेंगे। पहले से दोनों बहनें सुधा और मंगला में अपने अपने पति की कमाई को लेकर तो हौड़ मची हुई ही थी। अब ससुर जी का घर पैसा सब कुछ उनकी नज़र में आने लगा था, और दोनों की नज़र इतनी लालची हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती, और जब भी मौका मिलता दोनों बहनें कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती। दोनों अपने पतियों के बस में भी नहीं थी। दोनों की लड़ाई में सबसे बुरा हाल हुआ अर्चना जी और उनके पति नंद किशोर जी का। नंद किशोर जी दोनों की लड़ाइयों से इतना आहत हो गए कि उन्हें लकवा मार गया। दोनों में से एक भी बहू नंद किशोर जी की सेवा तो छोड़ो, उनका हाल चाल जानने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। बेचारी अर्चना जी अकेली ही नंद किशोर जी का ध्यान रखती थी। सुधा और मंगला ने रसोई में अपना अपना टाइम बांध रखा था, और बेचारी अर्चना जी दोनों को रसोई में काम करने भी लगती और नंद किशोर जी का ध्यान भी रखती। एक दिन बड़ी बहू सुधा बोली, माँ जी कल सवेरे मेरे उठने से पहले सब्जी काट कर रख दीजिएगा,
और आटा भी गूंथ कर रख दीजिएगा। और ये जो छोटी को रसोई में मदद करने लगती हो ना, आप यह मत भूलो कहीं आपकी और ससुर जी की दवाइयों का सारा खर्च मेरा पति उठाता है। अगर मेरा पति यह खर्च उठाना बंद कर दे तो तुम दोनों बूढ़े यूं ही खांस खांस कर मर जाओगे। अर्चना जी कुछ बोलती, उससे पहले सुधा ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। दूसरे दिन जब मंगला सुबह रसोई में कुछ काम से आई तो उसने देखा कि सासू माँ बड़ी जेठानी सुधा के उठने से पहले ही रसोई का आधा काम सलटा चुकी है। मंगला तपाक से बोली, माँ जी क्या बात है, बहुत सेवा कर रही हो बड़ी जेठानी की आप। सुबह का खाना वह देती है तो रात का खाना मैं देती हूँ आप लोगों को, यह तो याद ही होगा ना। उतने में सुधा अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली, छोटी, तेरा पति सिर्फ इस घर में नाम के पैसे देता है, समझी, और मेरा पति घर के ज़्यादातर खर्च उठाता है, तो मां जी को मेरा काम ज़्यादा करना होगा, तेरा नहीं समझी। अर्चना जी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले और वह बोली, यह कैसे दिन दिखा रही हो तुम दोनों। मुझे बहुत लोगों ने मना भी किया था कि एक ही घर की दो बेटियों को बहू मत बनाओ, मगर मैंने सोचा कि दो बहनें कभी देवरानी जेठानी नहीं बनती, उनमें तो बहनों वाला प्यार जो होता है, शायद मेरी मति ही मारी गई थी जो मैंने एक ही घर की बेटियों को अपने घर की बहू बनाया। सच ही कहते हैं, लोग एक औरत ही घर संवारती हैं और एक औरत ही घर बिगाड़ती भी हैं। तुम दोनों के लिए तो हम लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है, ना सास ससुर का कुछ लिहाज है और ना अपने पतियों का। उतने में छोटी बहू मंगला बोली, चुप कर बुढ़िया, आज मैंने अपनी आंखों से तुझे सुधा दीदी के लिए ज्यादा काम करते पकड़ लिया है तो तू भाषण देने लग गई। और अब तक कहाँ छुपा रखे थे ये आंसू। अब शाम को मेरे कमरे में से बाहर आने से पहले दाल चावल की तैयारी करके रखना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अर्चना जी की आंखों से आज आंसुओं का सैलाब बरस रहा था और बेचारे नंद किशोर जी जो बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, अपनी ही किस्मत पर रो रहे थे कि यह कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं उन्हें और उनकी पत्नी को। सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें इस बात का हो रहा था कि वे अपनी पत्नी के लिए ना कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बस थोड़ी देर में अर्चना जी नंदकिशोर जी के लिए खाना ले आई और उन्हें खिलाते हुए बोली, आप क्यों रो रहे हैं, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर नंदकिशोर जी बस एकटक अर्चना जी को देखे जा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अर्चना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। दूसरे दिन सुबह नंदकिशोर जी उठाने पर भी नहीं उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी थी। आए दिन बहुओं के रवैये से उनके दिल को सदमा लग गया था और वे भगवान को प्यारे हो गए थे। अब अर्चना जी और अकेली हो गई थी और उनके साथ बहुओं का रवैया और बुरा हो गया था। दोनों भाई भी अपनी अपनी पत्नियों से परेशान हो चुके थे, मगर सुधा और मंगला अपनी मनमानी करने में बाज कहाँ आती थी। रमेश अपने छोटे भाई राजू को अपना छोटा भाई नहीं, अपने बेटे की तरह प्यार करता था और छोटा भाई राजू भी बड़े भाई रमेश को पिता की तरह इज्जत देता था। मगर उनकी पत्नियां सगी बहनें होकर भी एक दूसरे के लिए चुड़ैल की भूमिका निभाती थीं और सारे घर वालों का जीना दुर्भर कर दिया था। उनके इस तरह के रवैये में दोनों भाई और उनकी माँ अर्चना जी पीस कर रह गए थे। एक दिन रमेश बहुत उदास बैठा हुआ था, तभी अर्चना जी उसके पास आई और बोली, बेटा क्या बात है, तू आजकल बहुत उदास रहने लगा है। रमेश बोला, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, छोटे भाई के लिए कुछ भी सोचता हूँ तो खुद गर्ज कहलाता हूँ। सुधा तानों की बौछार से मेरा जीना हराम कर देती हैं। वह राजू और मंगला से इतनी नफरत करती हैं कि उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अर्चना जी बोली, रमेश जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो उसी समय सही निर्णय ले लेना चाहिए। तुम दोनों के घर की शांति भंग ना हो, इसलिए तुम दोनों भाइयों का अलग हो जाना ही अच्छा होगा। रमेश बोला, माँ छोटे के पास कहाँ इतने पैसे हैं कि वह अलग रहे और सुधा मुझे छोटे की मदद करने देगी। नहीं, मगर अब मुझे सुधा से छुपाकर राजू की मदद करनी होगी ताकि उसे पता ना चले और घर की शांति भी भंग ना हो। अर्चना जी जानती थी रमेश एक अच्छा बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा भाई भी है, इसलिए वह सुधा घर में उनके साथ कैसा बर्ताव करती है।
यह बातें कभी रमेश को बताती नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी रमेश अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर पाएगा, और उन्हें डर था कि रमेश यह सब सुनकर कहीं सुधा पर हाथ ना उठा दे। इस घर से नंद किशोर जी की यादें जुड़ी थीं, इसलिए वह यह घर भी छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर दोनों बहनें सुधा और मंगला किसी बात पर झगड़ पड़ी। उतने में वहां राजू आकर अपनी पत्नी मंगला को डांट लगाकर बोला, बड़ी भाभी तो किसी बात को नहीं समझती, कम से कम तुम तो समझा करो। यह सुनते ही सुधा चिल्लाकर बोली, देवर जी, मुझसे अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो अलग रहने क्यों नहीं चले जाते। राजू भी ताव में आकर बोला, भाभी, अगर आप दोनों बहनों का व्यवहार इसी तरह का रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे अलग रहने जाना पड़ेगा। सुधा बोली, कल जाते हो तो आज जाओ, और तुम्हारी माँ को भी यहाँ से ले जाना, ताकि यह यहाँ रहकर मेरी छाती पर मूंग न दले। राजू बोला, ज़रूर ले जाऊँगा, वैसे भी यहाँ रहकर माँ को क्या खुशी मिल गई। अब तक जब सारे झगड़े की खबर बड़े भाई रमेश को लगी तो उसने तुरंत राजू को एक घर लेकर दे दिया, और सुधा से कहा कि राजू ने उसे बड़े भाई होने के नाते घर लेने में सिर्फ आगे रखा था, बाकी रुपए पैसे से उसने उसकी कोई मदद नहीं की है। यह सब सुनकर सुधा के कलेजे को ठंडक पड़ गई थी, और आज इसी बात पर वह पति से बहस कर रही थी। यही सब बातें सोचते सोचते अर्चना जी की आंख लग गई, और जब सुबह वे उठी तो देखा सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें चाय की जोरों से तलब लगी थी। वैसे ही उन्हें सुबह सिर्फ चाय ही तो नसीब होती थी, वह भी खुद ही तो बनानी पड़ती थी, मगर रसोई में ताला लगा हुआ था और सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद सुधा ने रसोई का ताला खोला और नहाने चली गई। अर्चना जी रसोई में अपने लिए चाय बनाने चली गई। अर्चना जी चाय में दूध डाल रही थी, तभी पीछे से सुधा आकर बोली, दूध बहुत महंगा हो गया है, माँ जी ज़रा संभाल कर डालिए, मेरे पति के पैसों से आता है। यह सब तुम्हें तो बैठे बैठे सिर्फ अपने लिए घी मेवे और दूध चाहिए। अर्चना जी बोली, बहू, तुम्हारा पति मेरा भी बेटा है, बार बार अपने पति के पैसों का ढौंस ना जमाओ। कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बोलती रहोगी। सुधा गुस्से में बोली, बुढ़िया, मुझसे जबान चलाएगी, बहुत शौक है ना चाय पीने का। रुक, तुझे बताती हूँ चाय कैसे पी जाती हैं, बोलकर गरम गरम चाय लेकर अर्चना जी पर डालने जा ही रही थी कि रमेश रसोई में आ गया और उसने यह दृश्य देख लिया। उसने तुरंत सुधा को झन्नाटेदार चाटा गाल पर जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की, और तुम यह क्या करने जा रही थी? अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो बोलकर वह सुधा को फिर से मारने जा रहा था कि सुधा अर्चना जी के पीछे छुपते हुए बोली, जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आवेश में आ गई थी। रमेश ने सुधा की एक ना सुनी और उसे अर्चना जी के पीछे जाकर मारने वाला था कि अर्चना जी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, क्या यही संस्कार दिए हैं? मैंने तुम्हें एक औरत पर हाथ उठाने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? रमेश बोला। माँ, तुम इसे मत बचाओ, तुम तो जानती ही हो इस औरत ने सबको बर्बाद कर दिया है। अर्चना जी ने जैसे तैसे रमेश को रोका और बोली, इसको अंतिम मौका दे दो रमेश, शायद यह सुधर जाए। रमेश ने माँ की बात मान ली, मगर सुधा कहाँ सुधरने वालों में थी। वह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। दूसरे दिन सुधा अपनी सहेली के साथ मार्केट गई हुई थी। वहां उसने जो देखा वह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी देवरानी मंगला वहीं मार्केट से सटी एक कॉलोनी में एक घर का ताला खोलकर अंदर जा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह घर आकर रमेश पर बरसते हुए बोली, तुम तो कह रहे थे मंगला और राजू हमसे बहुत दूर रहने चले गए हैं, मगर वे तो यहाँ पास ही के मकान में रह रहे हैं। मतलब तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला। सच सच बताओ, वह घर किसके पैसों से खरीदा गया है? और तुम्हारी माँ के पास रहने का इतना ही शौक है? तुम्हारे छोटे भाई को तो इस बुढ़िया को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? यह सब सुनकर अब रमेश का पारा भी चढ़ गया था और उसने ना आव देखा ना ताव, और वह सुधा को मारने लगा। अर्चना जी ने रमेश को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रमेश अर्चना जी को एक किनारे कर बोला, माँ, तुम आज बीच में मत आओ, इस औरत ने मेरा पूरा घर तबाह करके रख दिया है।
अर्चना जी ने झट से छोटे बेटे राजू को फोन कर घर बुलाया। थोड़ी देर में राजू और मंगला भी घर आ गए। राजू रमेश को रोकने की कोशिश करने लगा तो मंगला बीच में ही बोली, वाह, यहाँ तो अच्छा खासा तमाशा चल रहा है। अच्छा हुआ मैं भी साथ आ गई, वरना यह तमाशा देखने का लुत्फ नहीं उठा पाती। राजू ने तपाक से एक चाटा मंगला के गाल पर जड़ दिया और बोला, भैया, हम दोनों भाइयों की ही गलती है जो आज तक इन दोनों बहनों को झेल रहे थे। अब भी देर नहीं हुई, इन दोनों बहनों को हमेशा के लिए इनके मायके ही भेज देना चाहिए ताकि हम लोग सुख चैन से रह पाए। वैसे भी इन बहनों ने मिलकर हमारा जीना हराम कर रखा है। मायके में बैठेंगी और वहां बोझ बनेंगी, तभी इन्हें पता चलेगा कि ससुराल, सास और पति की इज्जत क्या होती है। रमेश बोला, तू ठीक कह रहा है, छोटे में भी इन रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया हूं। रमेश ने सुधा का सारा सामान अलमारी में से बाहर फेंक दिया और बोला, निकल जाओ अभी मेरे घर से। दूसरी तरफ राजू भी मंगला का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो तुम भी जाकर अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। अब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, शायद इसलिए यह दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे आज, मगर अब और नहीं। दोनों भाइयों का यह रूप देखकर दोनों बहनें डर गईं और अपने अपने पतियों से माफी मांगने लगीं, मगर दोनों भाई टस से मस न हुए। अर्चना जी अपने दोनों बेटों को समझाते हुए बोली, बेटा, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? क्या एक लड़की को शादी के बाद छोड़ना तुम्हें शोभा देता है? रमेश बोला, देखा सुधा, जिस सास की तुमने कभी अहमियत नहीं समझी, उन्हें इज्जत नहीं दी, वहीं आज तुम दोनों को बचाने आई हैं। सुधा और मंगला दोनों अर्चना जी के पैरों में गिर पड़ी। सुधा बोली, माँ जी, मैंने आप पर इतने अत्याचार किए, फिर भी आप आज मुझे घर से निकलने नहीं देना चाहती। मंगला बोली, माँ, हम दोनों बहनें पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों छोटी थी तो अपनी सारी चीजें एक दूसरे को बांटा करती थी, मगर शादी के बाद हमारी मति मारी गई थी। मैंने भी आपका बहुत अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए। दोनों बहनों ने एक दूसरे से भी माफी मांगी। सुधा बोली, मंगला तू सच कह रही है, हम दोनों कुंवारी थी तो एक दूसरे का कितना ख्याल रखती थी। अब से हम दोनों इस पूरे परिवार को जोड़ कर रखेंगी और खुद भी जुड़ कर रहेंगी। यह संयुक्त परिवार अब फिर से एक साथ रहने लगा था। आज दोनों को अपने ससुराल, सास और पति की अहमियत समझ आ गई थी। दोस्तों, एक लड़की के लिए उसका घर, परिवार, पति सब कुछ होता है, मगर कुछ औरतें यह परिवार तोड़ना चाहती हैं और अकेले घर पर राज करना चाहती हैं। वे यह भूल जाती हैं कि जमीन, जायदाद, पैसों का लालच एक दिन उनकी खुद की हस्ती भी डुबो ले जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।